उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। ये बात पता चली है कि इमरान खान को अंदर जो डॉन अखबार दिया जाता है या जो भी अखबार दिया जाता है वो जाली अखबार छाप के दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक मॉल में हूँ। बहुत ही नॉइज़ी किस्म की जगह है। मेरे अपने कान में मेरा कहा सुना जो है वो उसको मैं सुन नहीं सकता ठीक तरह से, इतना शोर है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो माइक्रोफोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी मदद से आप मुझे ठीक ठाक तरीके से सुन सकेंगे। 23 मार्च 2025 का दिन पाकिस्तान में बरसग़ीर में इख्तिताम पजीर हो रहा है और इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में बहुत सी तकरीबात और एक्टिविटीज़ हुई, हमेशा होती। लेकिन आज के दिन की जो तकरीबात थी उसमें कुछ एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ थी। वैसे तो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद वफाकी कैपिटल में और जो प्रोविंसेस हैं हर जगह पे तोपों की सलामी हुई, तकरीबात हुई। प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स जो हैं उन्होंने तकरीबात को लीड किया। लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ी खिलाफ मतवक्को और डिफरेंट किस्म की चीज़ हुई जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जाली सदर फॉर्म 47 के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी प्रेसिडेंसी पे पहली दफ़ा पाकिस्तान डे की तकरीबात को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टूटी फूटी उर्दू के अंदर एक इंतहाई मायूस कुन एक मज़क्का खेज किस्म की उन्होंने तकरीर की। साथ और समाजी बहबूद पर मना रही है। कायद आज़म के अल्फाज खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है नौजवान नस्ल को। ये तकरीर जो है ये बड़ी मज़क्का खेज इसलिए थी कि ये बड़ा साफ नज़र आ रहा था। दो तीन चीज़ें इससे पता चल रही थी। एक तो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को उर्दू की तहरीर पढ़नी नहीं आती है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ी एफर्ट कर रहे थे जो भी तहरीर उनके पास थी उसको पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ से पता चलती है कि ये तकरीर जो है उनको ज़ाहिर है लिख के दी गई थी और वो इसके कंटेंट से कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। तीसरी चीज़ ये पता चलती है कि उन्होंने इसको इतना गैर ज़रूरी समझा कि जब आपने कहीं इंपॉर्टेंट तकरीर करनी होती है, जैसी कैसी मुश्किल आपके लिए क्यों ना हो, तो आप उसको 3, 4, 5, 6 दफ़ा पहले दोहराते हैं, रिहर्स करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस तकरीर को रिहर्स तक नहीं किया हुआ था, यह मुमकिन है उनको सुबह पकड़ाई गई हो इसलिए उन्होंने की हो। चौथी चीज़ जो आपको इससे पता चलती है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। वो जो गुज़िश्ता चंद सालों से हम सुनते थे कि पाकिस्तानी डिनेस्टी का ये जो है ना, ये जरदारी डिनेस्टी का ये शख्स जो है, इसको लगता है कि अब उसके दिन थोड़े हैं और वो अपने बेटे को चाहता है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दूँ। हनून से दिल्ली दूरस्त, बहरहाल यही इस वक्त उनकी एक थिंकिंग हमें नज़र आती है। जरदारी साहब की तकरीर जैसी कैसी भी थी, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी देखने की है कि पाकिस्तान डे की वो परेड 23 मार्च की जो गुज़श्ता कई बरसों से परेड ग्राउंड में होती है इस्लामाबाद की शाहराह फैसल और उसकी जो एयरपोर्ट की सड़क है उसकी साइड के ऊपर, जिसके वजह से और एक्सक्यूज़ से वो इतनी प्रेशस रियल एस्टेट की ज़मीन जो है वो CDA से लेके GHU को दे दी गई है। ये तकरीब जो है इस साल की वहाँ पे मुनक्कद नहीं की गई। इसकी क्या वजह है? मैंने जो थोड़ा बहुत इसमें देखा है वहाँ पे सिर्फ इतना है कि इस साल एक फ़र्क था यहाँ पे हुई प्रेसिडेंसी में, लेकिन किसी जगह पे मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिली है। और ये तकरीब थी भी खासी लो की किस्म की। अब इसकी क्या वजूहात हैं? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कोई बहुत इज़्ज़त देने का मकसद था, शहबाज शरीफ साहब से कोई थोड़ी सी दूरी इख्तियार करने का मकसद था, या ये था कि परेड ग्राउंड में अगर तकरीर करते तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहते थे, कोई सिक्योरिटी के खदशात थे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब को, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये जो तकरीब परेड ग्राउंड में नहीं हुई इस साल,
इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले, 7-8 साल हो गए होंगे, इस्लामाबाद में मैं एक डिनर पे इनवाइटेड था। वहाँ बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, डीएमजी के ऑफिसर्स भी थे। एक ऑफिसर ने वहाँ दूसरे से बात करते हुए हंसे राहे मजाक के कहा कि देखो यार, ये भाई लोग कितने स्मार्ट हैं कि इन्होंने ये परेड का बहाना करके कि हमारा भारी इक्विपमेंट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं आ सकता, इन्होंने जो प्राइम रियल एस्टेट है सीडीए से शाहराए इसकी इस्लामाबाद हाईवे के साथ, उसे इन्होंने छीन लिया है और कुछ अरसे के बाद इन्होंने कहना है अब यहाँ पर भी भारी इक्विपमेंट नहीं आ सकता और इसको ये अपनी किसी कॉलोनी में या अपनी किसी, ज़ाहिर है यहाँ पे ये कोई डीएचए टाइप चीज़ जो है वो बना देंगे। और वहाँ पर लोगों ने फिर ये भी डिस्कस किया कि आखिर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, फ्रांस के अंदर ये सारा जो भारी इक्विपमेंट है वो वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ की नेशनल असम्बली जो कोई भी है उसके सामने लाते हैं वहाँ पर और वहीं पे आके परेड होती है। हिंदुस्तान में आपको याद है कि उनकी दिल्ली के अंदर सारा इक्विपमेंट आता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता। मैं उस ज़माने में इतना जज्बाती था भाई लोगों के लिए और मुझे लगता था कि इनसे ज़्यादा ऑनेस्ट, ज़्यादा इंटेग्रिटी किसी की है ही नहीं रूह ज़मीन के ऊपर। मैंने वहाँ पे लड़ाई की, बड़ी ठीक ठाक लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, इतनी बदमज़गी हो गई कि मैं वहाँ से नाराज़ होकर चला गया। और मेरा आर्गुमेंट ये था कि यार आप किस तरह की बात करते हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है कि रियल एस्टेट के चक्कर में उन्होंने ये सारा का सारा ड्रामा और खड़ाक जो है वो खड़ा किया हो। अब बहुत साल बीत गए, हमने वो यहूदी की मछली खा ली है। बहुत से लोग कहते हैं आंखों का ऑपरेशन हो गया है, कुछ लोगों के कानों का ऑपरेशन हो गया है, कुछ ने मल्टीविटामिन खाए हैं। अब हमें समझ आ गई है कि ये सारा का सारा बहाना कि हमारा इक्विपमेंट अंदर नहीं आ सकता इस्लामाबाद के, ये एक इंतहाई लेक्चरस फजूल आर्गुमेंट था। असल वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के ऊपर इनकी नज़र थी। और आज इस दफ़ा इन्होंने इस साल ये साबित किया है कि परेड अगर आपको करनी हो और आपका दिल चाहे या आपकी कोई मर्जी हो तो वो छोटी सी प्रेसिडेंसी के सामने भी परेड हो सकती है और वो सामने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में भी आपके कुछ टैंक, तोपें या तोपखाना वगैरह आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत बनी हुई है, वहाँ पे सारा भारी इक्विपमेंट आ सकता है। अगर फ्रांस में आ सकता है, अगर वो हिंदुस्तान में आ सकता है, तो वो फिर शाहराए जमहूरियत के ऊपर भी आ सकता है और आप पार्लियामेंट को आके भी इस तरह से सलूक कर सकते हैं। आप सिर्फ करना नहीं चाहते। लेकिन अभी मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, मैं क्विक उनका भी कमेंट करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से, तुर्की के हवाले से एक छोटी सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने वो भी देखी जिसका मैं क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ। अतर काज़मी साहब का जो क्लिप मैंने देखा जिसमें वो कहते हैं कि ये पता चला है कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जो अखबार डॉन या दूसरा दिया जाता है वो डॉन होता ही नहीं है जो डॉन पब्लिश करता है, बल्कि इमरान खान के लिए इस्लामाबाद के बाहर एक और प्रेस लगाया गया है और वहाँ से एक अलग सा अपनी मर्जी का डॉन अखबार पब्लिश करके इमरान खान को देते हैं। ये क्लिप भी आप सुन लें। हमें पता चला है कि इमरान खान साहब को जो अखबार दिया जाता है जेल के अंदर, डॉन अखबार या कोई भी अखबार, मुबैना तौर पे वो अखबार भी जाली है। जो खान साहब को अखबार जेल में दिया जाता है वो फॉर्म 45 वाला नहीं, वो फॉर्म 47 वाला अखबार है। जी हाँ जी, बाहर अखबार कुछ और छपता है, अंदर कुछ और छाप के खान साहब को दे दिया जाता है कि जी ये आज का अखबार है। इस मॉल में कुछ बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं, सीटियां मार रहे हैं, चीखें मार रहे हैं और इससे पता चलता है, जो हमने अपनी मेडिकल साइंस की किताब में पढ़ा था, कि बच्चों के जो फेफड़े होते हैं और उनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जान होती है। अगर कोई एडल्ट जो है वो थोड़ी देर तक इस किस्म की चीखें मारेगा तो उसके वोकल कॉर्ड्स बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चों के वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो नहीं बैठते। डॉक्टर्स को इसको नोट करना चाहिए। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू, चूँकि 23 मार्च की पाकिस्तान डे और लाहौर का जो रेजोल्यूशन है करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, उसकी अहमियत है, इसलिए मैं चंद कमेंट्स इसके करना चाहता हूँ। ये बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट है। मुझे वैसे एहसास है कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो नौजवान लोग हैं वो इस किस्से के बारे में, इस पूरी कहानी में को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे नहीं है। वो समझते हैं कि तारीख़ का अमल इससे बहुत आगे चला गया और जब भी मैं इसकी बात करता हूँ इस पर किसी किस्म का मुझे कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन ज़ाहिर है कि इस दिन की मुनासिबत ये है जब मुतालबा किया गया लाहौर के अंदर कि मुसलमानों ने हिंद जो है वो 2 अलग रियासतें बना सकते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, नॉर्थ वेस्ट में जहां आज मौजूदा पाकिस्तान मौजूद है और नॉर्थ ईस्ट में जहां बांग्लादेश जो है वो मौजूद है। अब इसके ऊपर बहुत तफसील से तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ ने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया और एक रियासत की बनाई हुई तारीख जो सारी की सारी फ्लॉड थी, डिसइंफॉर्मेशन पे मबनी थी, वो उनको दी गई, जिसके नतीजे में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक नज़रियाती
मुस्लिम रियासत के तौर पे उसकी तश्कील जो है वो सोची गई थी 1940 के अंदर कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो कुरान और सुन्ना की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और ये आइडियोलॉजिकल स्टेट होगी। और ये तासुर जो है ये इतना गहरा है पाकिस्तान स्टडीज़ की डिसइंफॉर्मेशन का और रेडियो पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, तमाम पाकिस्तानी मीडिया का, कि अभी चंद दिन पहले जो 10 पाकिस्तानी सहाफ़ी इजराइल गए हुए थे और वहाँ एक इसराइली अखबार जो है गालिबन हेयोम, उसमें जो उनकी स्टोरी पब्लिश हुई उसमें उनमें से कम एक दो ने अपने इसराइली काउंटर पार्ट्स को ये भी कहा कि जब इसराइल बना एक नज़रिए की बुनियाद पे, यानी यहूदियत की बुनियाद पे यहूदियों के लिए, तो उसी वक्त साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान भी बना एक नज़रिए में। माय फुट, इसराइल ज़रूर बना यहूदियों के लिए और यहूदी कॉलोनाइजर थे, लेकिन पाकिस्तानी सन्स ऑफ सॉइल हैं। नथिंग कुड बी मोर इंसल्टिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू से दिस थिंग कि हम और इसराइल एक ही बुनियाद के ऊपर बने। पाकिस्तान में रहने वाले लोग सदियों से यहाँ रहते थे, कॉन्वर्ट ज़रूर हैं, बाहर से भी आए हैं, लेकिन ये सन्स ऑफ सॉइल थे। और ये एक मफरूज़ा यकीनी तौर पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने या अंग्रेज़ों ने बेचा होगा पाकिस्तानियों को उस ज़माने में, जिसको आज तक पाकिस्तान स्टडीज़ की मदद से दोहराते रहे हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक फ्लॉड हिस्टोरियोग्राफी की गई है, उसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, एक सेमी पाकिस्तान तो एक अथॉरिटेरियन रजीम है, कभी जमहूरियत आ ही नहीं सकी, लेकिन हिंदुस्तान बहरहाल एक सेमी डेमोक्रेसी है। और दुनिया में जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के बाहर, यानी नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बाहर जितनी भी जमहूरियतें या स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें सबसे बेहतर डेमोक्रेसी की जो परफॉर्मेंस है वो हिंदुस्तान ने ही दिखाई है। वहाँ इंटेलिजेंसिया का भी बड़ा रोल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बाय एंड लार्ज वहाँ पे रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदुस्तान भी एक सेमी डेमोक्रेसी ही है। और वहाँ की भी जो तारीख के हवाले से, यानी पार्टीशन के हवाले से जो हिस्टोरियोग्राफी है वो बड़ी फ्लॉड है। और चूँकि आज 23 मार्च का दिन था, मैं इसके 4-5 एस्पेक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के जो किताबों ने, स्कूल की किताबों ने, कॉलेज की किताबों ने जो तासुर पैदा किए, जो आज शायद 95% इफ नॉट 99% हिंदुस्तानी जो हैं वो इन 4-5 मफरूज़ों के अंदर बड़ी शिद्दत से बिलीव करते हैं। पहला मफरूज़ा ये है कि मुसलमान अपने लिए एक अलग होमलैंड मांग रहे थे क्योंकि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। यानी होमलैंड तो मांग रहे थे, लेकिन इसलिए कि वो हिंदू और सिखों के साथ नहीं रह सकते थे। फिर यह कि हिंदुस्तान एक एंशिएंट कौम थी, एक मुल्क था, एक रियासत थी, जिसे मुसलमानों ने साजिश करके अंग्रेज़ों के साथ उसका बंटवारा कर दिया और यूँ मदर इंडिया की डिवीज़न हो गई। फिर यह कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग जो हैं ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। और अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद दिन पहले जब जस्टिस मार्कंडे काजू के साथ मैंने एक डिस्कशन की तो उन्होंने उसमें एक नया इल्ज़ाम ऐड कर दिया कि महात्मा गांधी जो हैं, मोहम्मद करमचंद गांधी जो हैं, वो भी अंग्रेज़ों के एजेंट थे, क्योंकि उनकी हरकतों और एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स से अंग्रेज़ों का एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो एक मफरूज़ा ये भी है कि जब पाकिस्तान बना तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और सिख आबाद थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान में मुसलसल जीनोसाइड किया गया, नस्लकुशी की गई, एथनिक क्लींजिंग कर दी गई और यूँ आज पाकिस्तान में कोई हिंदू और सिख जो हैं या गैर मुस्लिम नहीं पाए जाते। और हिंदुस्तान के अंदर ऑन दी अदर हैंड ट्रेजेडी ये है, ये मैं हिंदुस्तान का आपको नैरेटिव दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में, और ये RSS का खास करके नैरेटिव है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये बड़ा जुल्म हो गया क्योंकि हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया, लेकिन ये सारे मुसले जो हैं ये यहाँ बच गए हैं। अब इनके पास वही ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान बन चुका है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, या इन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर देना चाहिए, या इनको मार देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और ये सारा जो हिंदुस्तान की हिस्टोरियोग्राफी है स्कूल कॉलेज की, उसके नतीजे में और जो ज़ाहिर है वहाँ के ज़राए अबलाग कहते हैं, उसके नतीजे में ये तासुरात हैं। अब ये सारे का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं एक आध का यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक एथनिक क्लिनजिंग से है। लेकिन एक चीज़ मैं इससे पहले कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की हिस्टोरियोग्राफी का बहुत बड़ा फ्लॉ है कि लोगों को ये यकीन दिलाया गया है कि हिंदुस्तान गालिबन कोई 1500-2000 साल से या उससे पहले से एक कौम की हैसियत से एग्जिस्ट करता था। नथिंग कुड बी मोर स्टूपिड एंड मोर फ्लॉड। हिंदुस्तान जिसको हिंदुस्तान कहते थे, और इंडिया तो कोई टर्म ही नहीं थी 1858 से पहले या 1757 से पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्टेशनरी इशू की और उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना शुरू किया, या जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और अंग्रेज सरकार ने लफ्ज़ इंडिया इस्तेमाल किया, तो उससे पहले इंडिया कोई टर्म नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीक्स की इनिशियल एक टर्म ज़रूर थी पुरानी, लेकिन इसका कोई ख़ास इस्तेमाल जो है नहीं था। जो टर्म थी वो हिंदुस्तान थी। हिंदुस्तान एक इम्पीरियल ऑर्डर था, खा वो चंद्रगुप्ता मौर्य का हो या मुगल्स का हो या उनसे पहले सुल्तानत दिल्ली का हो या ब्रिटिश इंडिया हो
जिसमें बहुत सी आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑटोनमस रियासतें एग्जिस्ट करती थीं, और जिसे हम बाद में ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस कहा गया, पंजाब, बंगाल या दक्कन या हैदराबाद या सिंध जो हैं, ये अपने तौर पर तारीखी एतबार से हिंदुस्तान के अंदर ये मुल्क रहे हैं, ये स्टेट्स रही हैं जो एम्पायर्स का हिस्सा बनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि जब मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, तो वो किसी एक कौम को डिवाइड करने की बात नहीं करते थे, वो दर हकीकत एक एम्पायर की कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे। बिकॉज इंग्लिश पावर के विड्रॉ होने से, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश पावर जो है जिसने होल्ड किया हुआ था इस एम्पायर को और सब स्टेट्स को टुगेदर, वो हिंदुस्तान से विड्रॉ कर रही थी। जब वो विड्रॉ कर रही थी तो एक नई कन्फिग्रेशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने बहरहाल खड़ा होना था। उस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस या मुसलमानों और हिंदुओं में, उनकी लीडरशिप में एक कंसेंसस डेवलप ना कर सका, जो मैं समझता हूँ एक ट्रेजेडी है। और मैं इंक्रीजिंगली समझता हूँ कि ये एक ट्रेजेडी है कि मुस्लिम्स में और हिंदुस्तानी लीडरशिप जो थी, हिंदू लीडरशिप थी, उसके दरमियान में कोई पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगलिस्टिक जो है कंसेंसस डेवलप ना कर सका, जिसके नतीजे में जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर थी, जो एक फेडरल फ्रेमवर्क की शक्ल इख्तियार कर सकती थी, वो शक्ल उसकी इख्तियार ना कर सकी। लेकिन ये बहरहाल आप जो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, मैं फिर कभी कोशिश करूंगा कि खुद उसको रिस्पॉन्ड करूं जीवीएस न्यूज़ के ऊपर, या किसी प्रोफेसर को मैं लूँ किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से या इंडिया से ले लूँ और उसके साथ मैं इसके हवाले से डिस्कशन करूँ। लेकिन एक चीज़ का जहाँ मैंने पंजाब, बंगाल, हिंदुस्तान के दरमियान एक डिस्टिंक्शन मैंने ड्रॉ की है, मैं उस जीनोसाइड और उस एथनीसाइड का जो इल्ज़ाम है पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर, उसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं बार बार ये कमेंट देखता हूँ इस यूट्यूब के ऊपर कि इंडिया से ये कमेंट लिखा जाता है और मुझे बड़ी खार होती है। 2019 में मैंने इसके हवाले से 1941 का और 1951 का सेंसस पे मैंने रिसर्च करके मैंने एक वीलॉग किया था, जिसको बहुत से लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन लोग उसके बाद फिर उसको भूल गए हैं। अब फॉर्चुनेटली हमारे पास आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI के इतने इंजन आ गए हैं, कहीं डीपसीक है, कहीं चैट GPT है, कहीं ग्रॉक है, कि हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग फिर भी हिंदुस्तान में कोई लोग इसमें बिलीव करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकॉम्पिटेंस है। मैं आपकी मदद के लिए चंद बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। जो एक्चुअल डिवीजन हुई है, जिसका मातम करना चाहिए, वो ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन नहीं हुई है। ब्रिटिश इंडिया तो एक इंपीरियल ऑर्डर था, उसकी रिकन्फिग्रेशन तो किसी वक्त भी हो सकती थी। जो असल मातम करना है वो है पंजाब की डिवीजन का और बंगाल की डिवीजन का, जो ब्रिटिश इंडिया से बहुत पुरानी स्टेट्स थी। पंजाब तो कम से कम 1000 साल से एक स्टेट की शक्ल में एग्जिस्ट करता था। मेरा ख्याल है बंगाल की भी मोरलेस ऐसी ही सिचुएशन है, अगर बंगाल पंजाब से भी ज़्यादा पुराना ना हो, जहाँ एक अलग तशख़्ख़ुस एग्जिस्ट करता था। ये वो कौमें हैं और रियासतें हैं जिन्हें डिवाइड किया गया कांग्रेस की इंसिस्टेंस के ऊपर। आखिरी वक्त तक मुस्लिम लीग का स्टैंड ये था कि पंजाब और बंगाल की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। ये हिस्टोरिक स्टेट्स हैं और इनकी अपनी एक हिस्टोरिक कल्चरल आइडेंटिटी है। और दोनों जगहों पे असेंबली में मुस्लिम लीग ने बंगाल में भी, पंजाब में डिवीज़न के ख़िलाफ़ वोट डाला, लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसिपल था उस वक्त के लिए एक माइनॉरिटी किस तरह से वोट डालती है, उसकी बेसिस पे पंजाब और बंगाल की डिवीज़न हुई। जिस एथनिसाइड और जीनोसाइड को दुनिया रोती है, जिसके नतीजे में 15 मिलियन लोगों की क्रॉस माइग्रेशन हुई टुवर्ड्स इंडिया एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जिसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, यानी 1.5 करोड़ लोगों ने नकल मकानी की और 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाम बहक हुए, ये पंजाब और बंगाल की डिवीज़न की वजह से हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्लान में ये कहीं पर भी नहीं था कि माइग्रेशंस होंगी, आबादी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ जाएंगे मुसलमान, पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो हैं वो हिंदुस्तान चले जाएंगे। ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये एक हादसा था, और ये हादसा इसलिए हुआ कि जब पंजाब और बंगाल की डिवीज़न हुई तो फसादात शुरू हो गए, हमले शुरू हो गए, और जिसके नतीजे में लोग घबरा के अपनी जगहों को छोड़ के दौड़े। ये ज़रूर था कि अगर डीप डाउन हिंदुस्तान में कोई ऐसी फैमिलीज थी जो चाहती थी कि उनको एक बेहतर पॉलिटिकल रोल मिल सकता है, तो वो पाकिस्तान आ सकते थे। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू सिख ऐसे थे जो समझते थे कि उनको ऐसे कम ही थे, वैसे जिनका ख्याल था कि उनको दिल्ली में जाके कोई बेहतर रोल मिल सकता है, वो थोड़ा बहुत ज़रूर एलिमेंट उसमें था। जैसे मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है वो सेंट्रल प्रोविंसेस और यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोड़ के पाकिस्तान में आ गई, लेकिन पॉपुलेशंस की माइग्रेशन का, नकल मकानी का या ट्रांसफ़र का कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता था। ना ब्रिटिश का ऐसा कोई प्लान था, ना कांग्रेस की ऐसी कोई थिंकिंग थी, ना मुस्लिम लीग की ऐसी कोई थिंकिंग थी। और ये सिर्फ फसादात की
वजह से हुआ। अब जो फिगर है कि मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने मार मार के हिंदू सिख सारे फारिग कर दिए, फसादात के नतीजे में जो माइग्रेशंस हुई और जो किलिंग्स हुई, उससे पहले का नक्शा ये है कि 1941 का जो अनडिवाइडेड पंजाब है उसमें मुसलमानों की आबादी 53% से 55% के करीब थी। हिंदूज उसमें 29 से 30% थे, सिख उसमें 14 से 15% थे। फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं ये फिगर वैसे दिखाने की भी आपको कोशिश करता हूँ स्लाइड्स के शक्ल में। मुस्लिम्स वर एनीवेयर फ्रॉम 53, 54 to 55%. Hindus in the undivided India, in undivided Punjab, were 29 to 30%. Sikhs were from 14 to 15%. पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तानी पंजाब था, चूंकि लोग चले गए, मार दिए गए, लोग चले गए, तो जो 1951 का सेंसस है वो रिवील करता है कि मुस्लिम पाकिस्तानी जो पंजाब है उसमें 97% मुसलमान थे, 0.16% यानी 1% से बहुत कम हिंदू थे। सिख बिल्कुल फारिग हो गए, सिख बचे ही नहीं, और क्रिश्चियन जो है वो 1.95% थे, 2% के करीब। इंडियन पंजाब की सूरत हाल भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, जो बिल्कुल हिंदुस्तान में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 1941 का जो सेंसस है वो ये शो करता है कि इंडियन पंजाब, जो बाद में उसकी मजीद डिवीजन कर दी गई, उसमें मुसलमान इंडियन पंजाब के एरियाज में, पूरे पंजाब में नहीं, इंडियन पंजाब में 32%, 32% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 23% उसमें हिंदू पॉपुलेशन थी, 27% उसमें सिख पॉपुलेशन थी। और 1951 का सेंसस ये रिवील करता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 32% से कम होकर सिर्फ 0.5% रह जाती है, यानी 0.5%। हिंदू पॉपुलेशन 23% से बढ़ के 37% हो जाती है। सिख पॉपुलेशन 27% से, यानी 27% से बढ़ के 60% हो जाती है। उसके बाद बाय एंड लार्ज ये डेमोग्राफिक्स इसी किस्म के रहते हैं। पार्टीशन के बाद 1947-48 के बाद ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई जीनोसाइड हुआ, यानी फसादात हिंदुस्तान में बहुत हुए, लेकिन जिसको जीनोसाइड कहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और पाकिस्तान में इस किस्म का कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान ऐसे बचे ही नहीं थे। गालिबन बहुत थोड़ी 3% के करीब उनकी, या 2% 3% उनकी आबादी है, उनको कभी किसी ने फसादात की शक्ल में हाथ नहीं लगाया। ना हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई थे ही नहीं हिंदू सिख, तो यहाँ पे क्या हिंदू कुछ जो है होने थे। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इस पर मैं चाहूँगा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो ज़रूर रेस करें, बिकॉज मैं जब ये फजूल खराफात देखता हूँ इसी यूट्यूब के ऊपर लिखे हुए, यकीन मानिए मुझे बड़ा दुख होता है कि आजकल के इस एज में जब इन चीज़ों को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, फिर भी लोग एक झूठ के अंदर जो है वो बिलीव करते हैं।